पलटो यहाँ दिखाओ, ऑडियंस बैठी हुई दिखाओ।
परम पवित्र भगवत ध्वज देवी अष्टभुजा माननीय प्रमुख संचालिका शांता जी एवं सभी आदरणीय महानुभावों को मैं सविनय प्रणाम करती हूँ। वंशी रचना हूँ। एक दो नमो अष्टभुजे देवी लक्ष्मी पार्वती शारदे बुद्धि वैभव दो मातर हमें दो शक्ति सर्वदे। राष्ट्रीय कल्याण के लिए हम सभी सेविकाएं यहाँ पे अविरत शक्ति की उपासना में रत रहती है। यह शक्ति की उपासना प्रात्यक्षिकों के माध्यम से यहाँ पे कैसे चलती है, इससे आपको अवगत करने के लिए मैं अभी प्रात्यक्षिकों को आमंत्रित करती हूँ।
विकास करने के लिए भी किया जाता है। गुरु एक संरक्षण एक राष्ट्र का रक्षण करना यह अपना कर्तव्य है। आधारभूत निर्माण की कला का प्रदर्शन सेविकाओं द्वारा किया जाता है। सिद्धक क्रमशः एक दो क्रमिका सिद्धक क्रमशः एक दो स्वागता क्रमशः एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 स्वस्थ सिद्ध क्रमिका दो क्रमशः एक दो तीन एक दो एक दो स्वस्थ सिद्ध क्रमिका चार क्रमशः एक दो तीन चार क्रमशः दो एक दो तीन चार क्रमशः तीन एक दो तीन चार क्रमशः चार एक दो तीन चार स्वस्थ सिद्ध षट्पदी गुरु एक दो तीन चार पाँच छः भुजदंड क्रमशः एक दो अर्घ कृत र चल गणसमता गणसमता यह अनुशासन का उत्तम उदाहरण है। नियमों से अनुशासन का प्रारंभ होता है और उसी से ही संगठन का समभाव, गुणों का विकास तथा शक्ति निर्माण होती है। आगे चलकर स्वयं अनुशासन, संगठनात्मक अनुशासन और सामाजिक अनुशासन की आदत रहती है। ऐसे ही संपन्न, सशक्त, सज्ज शक्ति का निर्माण संधि का उद्देश्य है। संघच्छत्वम संवदत्वम संभोमनाम सुजानताम, अर्थात सभी साथ चले, साथ विचार करें और एक ही लक्ष्य की ओर बढ़े। यही विचार गणसमता के द्वारा दिया जाता है। इसी विचार के साथ सांघिकता के एक उत्कृष्ट प्रात्यक्षिकों का अनुभव इस ध्वज संचलन से करेंगे। एक दो खड्गधारिणी तुम्हें देतमान वंदना, खड्गधारिणी तुम्हें देतमान वंदना, शत्रु संहारिणी तुम्हारी आज अर्चना, तुम्हारी आज अर्चना, खड्गधारिणी तुम्हें देतमान वंदना, खड्गधारिणी तुम्हें देतमान वंदना, श्याम शांत धीर
जोड़ो भारत जोड़ो भारत, राष्ट्र प्रथम ये ध्यास रहे। राष्ट्र प्रथम ये ध्यास रहे, युवा शक्ति का स्रोत हमारा, क्षमता सुदृढ़ सम्यक है। तंत्र ज्ञान विज्ञान यहाँ का पूर्ण कुशल बुद्धि का मानक है। संसाधन की कमी न कोई, लक्ष्य उच्च उत्तुंग रहे। जोड़ो भारत जोड़ो भारत, राष्ट्र प्रथम ये ध्यास रहे। राष्ट्र प्रथम ये ध्यास रहे। कठिन विपत्ति आए कोई, सेवा में जुट जाएंगे। हर कोई होगा आप्त हमारा, साथी हम बन जाएंगे। मानवता की यही भावना, निर्मल मन में सदा रहे। जोड़ो भारत जोड़ो भारत, राष्ट्र प्रथम ये ध्यास रहे। राष्ट्र प्रथम ये ध्यास रहे। एक दिशा में कृति हो सबकी, विचार वर्तन एक रहे। जोड़ो भारत जोड़ो भारत, राष्ट्र प्रथम ये ध्यास रहे। राष्ट्र प्रथम ये ध्यास रहे। राष्ट्र प्रथम ये ध्यास रहे। सावधान, दक्ष उपविश। आप सभी के भ्रमण ध्वनि बंद है, इसलिए आप सभी को मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ। जोड़ो भारत, राष्ट्र प्रथम ये ध्यास रहे। हाँ, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू स्त्री शक्ति का यह जो मंच है, इस मंच से आज यह उद्घोषणा की गई है। आज का दिन बड़ा ही अनन्य साधारण है। हमारी विचार प्रणाली क्या कहती है, आज हमारी प्रमुख संचालिका जी हमें क्या उद्बोधन देंगे, इसके बाद हमारे कार्य की स्थिति, कार्य की दिशा कौन सी होगी, यह सब उद्घटित करने वाला यह जो कार्यक्रम है, इसके बाद इस कार्यक्रम की रूपरेखा कैसी होंगी, यह सब आपसे परिचित करवाने के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ
राधिका जी देशपांडे को। परम पवित्र भगवा ध्वज, देवी अष्टभुजा, वंदनीय मौसी जी, वंदनीय ताई जी को मेरा विनम्र अभिवादन। मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम की मार्गदर्शिका माननीय शांता अक्का जी, कार्यक्रम की अध्यक्षा माननीय शेफाली जी दूधवड़ी, उपस्थित भारतीय अधिकारी विदर्भ प्रांत कार्यवाहिका माननीय रोहिणी जी आठवले, नागपुर विभाग कार्यवाहिका माननीय करुणाताई साठे एवं उपस्थित सेविका बहनों, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। जब भी ये पंक्तियां मेरे कर्णपटल पर पड़ती हैं, मेरा मन रोमांचित हो जाता है तथा मुझे अपने देश पर, अपनी संस्कृति पर गर्व होने लगता है। सचमुच मेरे देश की संस्कृति अजेय है, अमर है, महान है। संस्कृति किसी भी समाज की आत्मा होती है। इससे उन सभी संस्कारों तथा उपलब्धियों का बोध होता है जिसके द्वारा सामाजिक जीवन व्यवस्था, लक्ष्यों एवं आदर्शों का निर्माण किया जाता है। भारत देश की संस्कृति में सदैव त्याग, तप, दया, सेवा, धर्म, कर्म, दर्शन तथा आध्यात्मिकता का प्राधान्य रहा है। भारतीय संस्कृति का आधार काल्पनिक नहीं है, अपितु साधना की ठोस भूमि पर आधारित है। भारत की अपनी विशिष्ट भौगोलिक, राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितियां रही हैं। भारतीय संस्कृति अति प्राचीन है तथा इसके मूलाधार ग्रंथ, वेद इत्यादि माने जाते हैं। इसके साथ ही भारतीय संस्कृति में धर्म का विशिष्ट महत्व रहा है। इसकी आधारशिला भारत का समस्त दार्शनिक चिंतन रहा है और यही कारण है कि आज भी पाश्चात्य चिंतक भारतीय दर्शन को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। भारतीय सदा से सहिष्णु रहे हैं। इसी कारण भारत देश पर इतने आक्रमण होने के पश्चात भी इसने अपने अस्तित्व को बनाए रखा। यहाँ की संस्कृति सदैव जीवंत एवं गतिशील रही है। इसके विपरीत इसने परिस्थितियों में भी सीख लेने का प्रयास किया तथा अच्छाइयों एवं सद्गुणों को आत्मसात करने में हमेशा तत्पर रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आसाम से काठियावाड़ तक वेशभूषा, भाषा, आंचलिक विभिन्नता तथा खान पान में भेद होने के बावजूद भी इस देश के नागरिकों में सांस्कृतिक एकता पाई जाती है। इस देश के नागरिक, इसी कारण भारतीय संस्कृति ने आज तक अपनी पहचान को बरकरार रखा है। इन्हीं विशेषताओं के कारण वह संसार की समस्त संस्कृतियों में सर्वश्रेष्ठ है। अपनी संस्कृति का अभिमान करो सदा हिंदू संतान, अपनी संस्कृति का अभिमान करो सदा हिंदू संतान, सब आदर्शों की यह खान, नर रत्नत्व करेगी दान, नर रत्नत्व करेगी दान। आज के हमारे बौद्धिक का विषय है भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्र। इसी विषय पर अपना उद्बोधन प्रस्तुत करने हेतु आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं राष्ट्र सेविका समिति की वंदनीय प्रमुख संचालिका माननीय शांता अक्का जी। वैसे तो हम सब इनसे परिचित हैं, किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका बार बार परिचय सुनना कानों को बड़ा प्रिय लगता है और साथ ही मन स्फूर्त हो जाता है। माननीय शांता कुमारी जी, जिन्हें हम सब शांता अक्का के नाम से जानते हैं, आप राष्ट्र सेविका समिति की वंदनीय प्रमुख संचालिका हैं। आपका केंद्र नागपुर है। महाविद्यालयीन जीवन से ही आप सेविका हैं। आप गणित विषय में MSc M.Ed हैं। आपने भारतीय विद्या भवन में कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य किया। सन 1995 में आपने स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति लेकर प्रचारिका के रूप में कार्य प्रारंभ किया। बेंगलोर महानगर कार्यवाहिका, अखिल भारतीय प्रमुख कार्यवाहिका, विश्व विभाग प्रमुख, ऐसे विभिन्न दायित्वों का निर्वहन आपने किया है। सन 2012 से आप वंदनीय प्रमुख संचालिका हैं। समिति कार्य हेतु अमेरिका, कनाडा, निनाद, गयाना, UK आदि देशों में आपने प्रवास किया है। हिंदी, अंग्रेजी के साथ साथ दक्षिण की अन्य भाषाओं पर आपका प्रभुत्व है। आपने देश विदेश के प्रवास से कार्यकर्ताओं को कार्य करने की प्रेरणा मिलती है तथा आपके सानिध्य से कार्यकर्ताओं को
मातृत्व की अनुभूति होती है। अतिथि के आगमन से हमारे उत्सव में 4 चांद लग जाते हैं, उत्सव की शोभा बढ़ जाती है। हमारे उत्सव की शोभा बढ़ाने आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता के रूप में एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व की धनी माननीय शेफाली जी दूधवड़े उपस्थित हैं। माननीय शेफाली जी वास्तुविद्या विशारद हैं। विगत 15 से भी अधिक वर्षों से वे इस व्यवसाय से जुड़ी हैं। वास्तुविद के साथ साथ वे पर्यावरण प्रेमी भी हैं। पर्यावरण को स्वच्छ रखने हेतु, प्रदूषण मुक्त रखने हेतु वे पूर्ण समर्पित भाव से कार्यरत हैं। आज की युवा पीढ़ी में पर्यावरण संबंधित जागरूकता लाने के लिए अनेक छोटे छोटे उपक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन किया है और कर भी रही हैं। इसी बीच इन्हें CMCA चिल्ड्रन मूवमेंट फॉर सिविक अवेयरनेस इस सामाजिक संस्था से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। इस संस्था के माध्यम से विगत 5 वर्षों से ये अनेक विद्यालयों में जाकर विद्यार्थियों को उनके सामाजिक दायित्व के प्रति जागरूक करने का कार्य कर रही हैं। CMCA संस्था के साथ कार्य करते हुए इनके मन में यह विचार आया कि कूड़ा, कचरा, व्यर्थता तथा निरुपयोगी वस्तुओं का व्यवस्थापन हेतु कुछ उपाय योजना करना आवश्यक है। आपने इस विचार को कार्य रूप देने के लिए अपनी समविचारों वाली महिलाओं को लेकर एक NGO तथा स्वच्छ एसोसिएशन के साथ कार्य किया और इसी संस्था के माध्यम से इन्होंने नागरिकों को कूड़ा, कचरा तथा निरुपयोगी वस्तुओं के व्यवस्थापन के प्रति जागरूक व संवेदनशील बनाया। प्लास्टिक का निर्मूलन आज की सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए इन्होंने प्लास्टिक निर्मूलन हेतु अन्विति नामक एक दबाव संस्था की स्थापना अपने नेतृत्व में की तथा प्लास्टिक निर्मूलन के प्रति जागरूकता लाने के लिए तीव्र अभियान की शुरुआत की। खाली जगह जहां पर लोग अक्सर कचरा फेंक देते हैं, ऐसी जगह के सौंदर्यीकरण के लिए निरुपयोगी वस्तुओं का उपयोग कर सुंदर वस्तुओं की निर्मित की तथा खाली जगहों को सौंदर्य प्रदान किया। अपनी इसी संकल्पना को आधार बनाते हुए इन्होंने मॉडर्न स्कूल कोराड़ी रोड में लैंडस्केप आर्टी क्राफ्ट का निर्माण किया है। ये न केवल पर्यावरण प्रेमी हैं बल्कि अनाथ बालकों तथा ज्येष्ठ नागरिकों के प्रति भी संवेदनशील हैं। ये ऐसे अनाथ आश्रम तथा वृद्धाश्रम के लिए कार्य करती हैं जिन्हें कोई सरकारी अनुदान अथवा सहायता नहीं मिलती। इनका ऐसा मानना है कि इन अनाथ बालक बालिका तथा वृद्ध जन हमारे समाज के प्रमुख घटक हैं। इन्हें हमारे प्रेम और संवेदनशीलता की बहुत आवश्यकता है और यह सत्य भी है। अब मैं हमारे वंदनीय प्रमुख संचालिका शांता अक्का जी से निवेदन करती हूँ कि वे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा माननीय शेफाली जी दूधवड़े का स्वागत करें। अब मैं नागपुर विभाग कार्यवाहिका माननीय करुणाताई साठे जी से निवेदन करती हूँ कि वे वंदनीय प्रमुख संचालिका माननीय शांता अक्का जी का स्वागत करें। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षा माननीय शेफाली जी से निवेदन करती हूँ कि वे अपने शब्द सुमनों से हमें अनुग्रहित करें। नमस्कार। सबसे पहले आज नवरात्रि के उपलक्ष्य में आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। वंदनीय शांता का जो आज यहाँ उपस्थित है, उनका भी मेरा ये सौभाग्य है कि आज उनसे मिलने का अवसर मुझे इस मंच के द्वारा मिला है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे ये मंच दिया और मुझे आप सब से 1-to-1 होकर बात करने का जो अवसर मुझे दिया है।
उसके लिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। नवरात्रि का आज ये जो चौथा दिन है, तो नवदुर्गा की जो हम पूजा करते हैं, उस पूजा में हम आज के दिन जिस देवी का रूप स्वरूप मानते हैं, वो हमें निर्णय लेने की जो क्षमता है वो हमें बढ़ाती है। तो आज यहाँ पे जो पूरा जन समुदाय, जो स्त्री समुदाय आज यहाँ पर उपस्थित है, उनके माध्यम से आज मैं हमारी जो निर्णय क्षमता है उसको एक अलग दिशा में लेकर जाना चाहती हूँ। तो वो दिशा क्या होगी? वो दिशा होगी पर्यावरण की ओर। हम सब में कहीं ना कहीं पे नवदुर्गा संचारती है, हम में है। तो अब जब देवी माँ हम सब में है, माँ का जब वास है, जब उच्चार होता है, उल्लेख होता है माँ इस शब्द का, तो सबसे पहले हमारे सामने समान रूपी बहुत सारे शब्द सामने आ जाते हैं, जैसे स्त्री, महिला। अब महिला की जब बात आती है तो महिला सशक्तिकरण की बात आती है। अब इसका उल्लेख करते हुए सबसे पहले मैं यही बताना चाहूँगी कि महिला जो है ये सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण आवश्यक क्यों है? ये इसलिए आवश्यक है कि मध्यकालीन जो हमारा पूरा एक काल गया है, उसमें हम पर जो अत्याचार, मतलब महिलाओं पर जो अत्याचार, सामाजिक स्थापना जो हुई है, उसमें जो अत्याचार हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम अपने अस्तित्व को खो चुके थे। तो इस अस्तित्व को हमको फिर से वापस लाते हुए ये एक हमारे में निर्धार करना है कि हमको आगे भविष्य में, हमको आगे अपना जो संकल्प है वो संकल्प हम आगे कैसे लेकर जाएंगे। तो इसमें बहुत सारे जो क्या कहना चाहिए कि उसमें बहुत सारे ये आते हैं कि हमको संकल्प अपने अपने इसके हिसाब से, अपने अपने कैपेसिटीज़ के हिसाब से कैसे लेने हैं। तो अब इसमें आता है कि अगर आपकी रुचि पढ़ने में है तो आपको उससे निगड़ित जो है वो संकल्प लेना है। आपको अगर किसी आर्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप उसमें अपना संकल्प निर्धार करेंगे। अब बात आती है कि हम अपने अपने क्षेत्र में कितने भी निपुण क्यों ना हों, लेकिन हम सबको मिलकर पर्यावरण के लिए भी एक संकल्प करना चाहिए। तो ये संकल्प कैसा होगा? अब इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो इसके लिए हमको एक निर्धार हमको अपने आप से करना होगा कि हम अपनी अपनी जिम्मेदारियां, अपना अपना जो दायित्व है उसको संभाल कर ये क्षेत्र में हम क्या दे सकते हैं। ज़रूर हमको समाज ने कुछ सिखाया है, तो अब जब समाज से हमने कुछ सीखा है तो समाज को हमको कुछ देना भी है। अब ये देंगे तो किस रूप में देंगे? तो आप अपना क्षेत्र खुद चुन सकते हैं, आपकी रुचि के अनुसार। पर पर्यावरण ये एक ऐसा विषय है कि हम चाहे किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, हमको पर्यावरण के लिए काम करना आज अत्यंत आवश्यक हुआ है। डेवलपमेंट के नाम पर हमने जितना भी पोल्यूशन जो किया हुआ है, तो उसको सुधारने का जो अवसर है वो आज हमको मिला है। मतलब ये बोला जाता है कि अभी ये अवेकनिंग नहीं, ये थ्रेटनिंग जो है वो सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति आ गई है कि अब अगर हम कार्यरत नहीं हुए तो आने वाले पीढ़ी के लिए हम क्या सुरक्षितता देंगे। तो इसके लिए जो है हमको बहुत छोटे छोटे हमारे जो टिप्स है वो हमको लेकर चलना है। अब इसमें हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले पर्यावरण के लिए बहुत सारी बातें हैं कि जब बारिश होती है, बरसात होती है, तो हमको वृक्षारोपण करना है, पानी बचाना है, रिन्यूएबल एनर्जीज़ है। तो ये सब करते करते इसके साथ जो प्रदूषण का स्तर रुक सकता है जहाँ पर, वो एक और अहम विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, वो है कचरा व्यवस्थापन। तो अपने अपने स्तर पे अपने दायित्व, अपनी जिम्मेदारियाँ संभालते हुए हम कचरा व्यवस्थापन कैसे कर सकते हैं? बहुत अच्छे से कर सकते हैं, अपनी जीवन शैली को संभालते हुए।
इसमें हमको क्या करना है, तो सबसे पहले कचरे का विभाजन हमको समझना है। कचरे का विभाजन समझकर हम उसके लिए क्या पर्याय क्या है, उपाय क्या है, ताकि लैंडफिल्स में जाने तक ये कचरा जो है पूरी तरह से लैंडफिल्स में जाने तक बच जाए। अब लैंडफिल्स मतलब जहाँ हमारे शहर का पूरा कचरा एक साथ मिश्रित स्वरूप में जाता है। तो हमारे नागपुर शहर का जो कचरा है वो भांडेवाड़ी में जाता है। अब वहाँ जब वो ये मिश्रित जाता है कचरा, तो वहाँ पर पूरा जो पोल्यूशन है वो हम तक ही आ रहा है। मतलब अगर पानी में लीचेट जाता है तब भी वो पानी पूरा दूषित होकर हम तक ही आ रहा है। अगर ये कचरा जल रहा है तो भी जो वायु है, जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, वो जो हवा है, ये भी जहरीले जो गैसेस है इससे मिश्रित हो गई है और वो भी हम तक ही आ रही है। ऐसी जहरीली जो वायु है या हवा है उसको हम ब्रीथ कर रहे हैं, तब भी प्रदूषण हम तक ही आ रहा है। अगर वृक्ष कट रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पर, तब भी ये प्रदूषण जो है वो भी हम तक ही, इसके जो असर है वो भी हम तक ही आ रहा है। तो हम देखते हैं कि आए पिछले 10 सालों में शायद हमने बहुत सारी बीमारियों के जो नाम सुने ही नहीं थे वो आज हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? तो हमको कहीं ना कहीं सोचना होगा कि हाँ, इसका कारण मैं हूँ। मैं कहीं ना कहीं कम पढ़ रही हूँ या कम पढ़ रहा हूँ, और मेरे इस वक्त के मतलब समय के अभाव से जो मैंने देना चाहिए इसके व्यवस्थापन में, वो मैं कहीं ना कहीं नहीं देकर इस सारे प्रॉब्लम्स को मैं अपने तक आमंत्रित कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो इसके लिए हमको अपने ही घरों से इसकी शुरुआत करनी होगी। अपने ही स्तर पर इसका जो है आरंभ करके इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक मूवमेंट, पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे पहले भी पर्यावरण को बचाने के लिए ऐसे बहुत सारे आंदोलन पहले भी चले हैं। चिपको आंदोलन, नर्मदा आंदोलन जिसमें पानी के लिए बहुत काम हुआ, चिपको आंदोलन में पेड़ कटने से बचाए गए। तो ये हमारा इतिहास है कि तब से, और इसमें सबसे और एक अहम बात है कि इन सब आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण जो रोल रहा है वो हम स्त्रियों का, महिलाओं का। वो इसलिए कि हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कैपेबल है, सारी मतलब अपने परिवार, अपना कुटुंब संभाल कर, बाहर निकल कर, बाहर का दायित्व भी संभाल कर हम बहुत अच्छे से ये कार्य कुशलता से कर सकते हैं। पुराने इतिहास में भी हमने देखा है कि बहुत सारी वीरांगनाएं जो है उनकी गाथाएं गाकर आज हम अपने आप को कहीं ना कहीं एनकरेज करते हैं, समाज को एनकरेज करते हैं, उनके उदाहरण देते हैं। तो ऐसे ही उदाहरण आज हमको आने वाली पीढ़ी के लिए बनाने हैं। हमको एक पब्लिक मूवमेंट जो है वो अपने से, ये आंदोलन की शुरुआत हमको अपने से करनी है। मैं आज कुछ अच्छा काम कर रही हूँ, मैं खुद प्रैक्टिस कर रही हूँ, मुझे इसका अनुभव हुआ, मुझे इसकी अनुभूति हुई, तब मैं और 5 लोगों को इस मामले में, इस बारे में ज्ञात कर पाई। यह विचार जब मेरे मन में आएगा तभी मैं और 5 लोगों तक पहुंचूंगी, उनसे कहूंगी कि आपको और 5 लोगों तक पहुंचना है। ये जो 1 to 1 कनेक्ट है, बहुत सारे पायलट प्रोजेक्ट्स और बहुत कुछ किया जाता है, लेकिन फलस्वरूप कुछ भी आगे मतलब दिखता ही नहीं है, वो इम्पैक्ट दिखता नहीं है। ऐसा क्यों होता होगा? वो इसीलिए कि हमको जो एक 1 to 1 कनेक्ट चाहिए वो कहीं ना कहीं उसका अभाव है। तो इस मंच पर आज हम सब मिलकर एक संकल्प लेंगे कि हमको पर्यावरण बचाने के लिए ये ठोस कदम जो है वो लेने होंगे अपने स्तर पर। तो क्या हम सब इसके लिए तैयार हैं? थोड़ा और जोर से। हमको ये संकल्प आज लेना है।
कि आने वाले पीढ़ी के लिए हम पूरी तरह से पर्यावरण की रक्षा करेंगे? तो आने वाली पीढ़ी जो है उनका तो बहुत ही अच्छे से जो है रिस्पांस मिल रहा है। जो पुरानी पीढ़ी है, जो महिलाएं हैं, वो भी एक बार जोर से आने वाली पीढ़ी के लिए संकल्प में अपनी तरफ से एक बार हाँ बोले कि हम इस संकल्प को लेने के लिए तैयार हैं जी। तो आज हम ये संकल्प लेंगे कि हमको पर्यावरण की रक्षा में, पर्यावरण के हित में जो भी अपने स्तर पर जो हम कर सकते हैं उतना दायित्व हम ज़रूर निभाएंगे। तो यही सब कहकर मैं आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि आप जो भी अपने स्तर पर प्रदूषण बचाने के लिए जो कर सकते हैं वो ज़रूर करें, आगे आए। और जैसे बारिश में, बरसात में आप वृक्षारोपण कीजिए। उसके बाद कचरा व्यवस्थापन में आप प्लास्टिक जो है वो घर में आने से रोकिए। अब ये आप कैसे रोक सकते हैं? तो प्लास्टिक आने से रोकने के लिए आप कपड़े की थैलियाँ जो है उसका चलन फिर से हमको करना पड़ेगा ताकि सिंगल यूज़ प्लास्टिक रुक सके। जैसे हम लोग कॉस्मेटिक किट और मेडिकल किट्स लेकर चलते हैं, वैसे एक और किट हमको लेकर चलनी पड़ेगी जिसमें आपके पास सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग आप बाहर निकलने के बाद कम से कम करें। सिंगल यूज़ स्ट्रॉज, सिंगल यूज़ डिस्पोजेबल प्लास्टिक के जो ग्लास होते हैं, चम्मच होते हैं, हम बाहर खाने के लिए निकलते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल्स, ये सब को रोकने के लिए एक और किट हमको कैरी करनी पड़ेगी। ये किट होगी जादू का पिटारा। इसमें आपने स्ट्रॉ कैरी कर लिया, इसमें आपने चम्मच कैरी कर लिया, एक ग्लास हो और रुमाल हो, ताकि आपको जितना कम से कम कचरा आप अपने स्तर पर कर सकते हैं उतना करें। फिर बात आती है कि हमको थोड़ा बहुत कचरे का विभाजन जो है वो हम समझ पाए। अब कचरे का विभाजन, गीला कचरा, सूखा कचरा, ये सबके समझ में आ रहा है। तो गीले कचरे में क्या? गीले कचरे में जो है आपके घर से निकलने वाला, जो आपके किचन से निकलने वाला जो कचरा है वो, अगर इसका व्यवस्थापन आप घर में ही करते हैं, जो प्लास्टिक वेस्ट निकलता है उसका भी व्यवस्थापन जो है आप घर में कैसे करेंगे? तो इसको आपको अलग छांट कर रखना है। आप इसको कबाड़ी वाले को दे सकते हैं। फिर बात आती है ई वेस्ट की। ई वेस्ट भी अगर मिश्रित कचरे में लैंडफिल्स तक जाता है तो उसके दुष्परिणाम क्या हो रहे हैं, तो उसको भी हमको क्या करना है? उसको भी हमको अलग छांट कर रखना है। फिर है बायोमेडिकल वेस्ट। तो इन सब कचरे का विभाजन समझकर हम अगर इसको अलग अलग छांट कर अलग अलग रिसाइकलिंग एजेंसीज को देते हैं तो कम से कम 70 से 80% जो कचरा है आप अपने लेवल पे ही बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। रही बात 15 से 20% जो कचरा बचता है जिसका कुछ नहीं हो सकता, ना रीयूज़ हो सकता है, ना रिसाइकल हो सकता है, पुनर्वापर नहीं हो सकता ये कचरे का, तो ये सिर्फ जाता है रिजेक्ट्स में। हैज़ार्डस वेस्ट जो है ये सब जाएगा रिजेक्ट्स में, जो जाता है लैंडफिल्स में, भांडेवाड़ी में, जिसका भी प्रोसेस किया जाता है। तो ये अगर हम सब समझकर अपनी स्तर पे थोड़ा थोड़ा अपनी जीवन शैली में कहीं ना कहीं बदलाव लाकर ठोस कदम अगर उठाए तो बहुत सारे आने वाले दिनों में जो बहुत सारे प्रश्न पर्यावरण को लेकर और ज़्यादा सामने आएंगे, उभर कर आएंगे, इसको कहीं ना कहीं हम नियंत्रण में ला सकते हैं। तो इसको नियंत्रण में लाने के लिए हमको ये कदम उठाने हैं, यही संकल्प हम करेंगे। बार बार यही बात दोहराने को मन कर रहा है कि यही संकल्प हम करेंगे और इसको पब्लिक मूवमेंट जो है वो बनाएंगे। बस इतना कहकर मैं अपने जो विचार है आपके सामने जो रखे हैं उस पे पूर्ण विराम लगाकर आप सबसे यही अपेक्षा करती हूँ कि अपने स्तर पर हम आज से ही इस कार्य की शुरुआत करेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।
विकट दुर्गम कंटकों का करवरण विजय का अभियान लेकर चल पड़े शत शत चरण। जयतु जय जय भारतम, जयतु जय जय भारतम, जयतु जय जय भारतम, जयतु जय जय भारतम। शक्ति की आराधना का थल बना है नित्य शाखा, नित्य नूतन है कथाएं, नित्य बहती प्रेम भाषा। नित्य करते साधना आराधना निज मातृभू की। नित्य खेले खेल दृढ़ता वीरता इस देवभू की। संगठन की दिव्य शक्ति का करे सब ही धरण। विजय का अभियान लेकर चल पड़े शत शत चरण। जयतु जय जय भारतम, जयतु जय जय भारतम, जयतु जय जय भारतम, जयतु जय जय भारतम। व्रत लिया हमने स्वयं ही राष्ट्र की तेजस्विता का। विश्व का सिरमौर भारत बढ़े गौरव अस्मिता का। संस्कृति शाश्वत चिरंतर चिंतनाले बढ़ चले हम। कर्म गीता ज्ञान भक्ति से चरित को गढ़ रहे हम। है हमें विश्वास मन में नित्य होगा नव सृजन। विजय का अभियान लेकर चल पड़े शत शत चरण। जयतु जय जय भारतम, जयतु जय जय भारतम, जयतु जय जय भारतम, जयतु जय जय भारतम। पूर्वजों का रक्त देखो कर रहा आह्वान सबका। तिमिर हरता ऋण करता नहीं है विश्राम पल का। तुम उठो निज ज्ञान गरिमा से जगत को अभय दो। विश्व में फिर बंधुता हो एकता का वलय दो। देय पथ पर बढ़ निरंतर चाहे हो वो फिर मरण। विजय का अभियान लेकर चल पड़े शत शत चरण। जयतु जय जय भारतम, जयतु जय जय भारतम, जयतु जय जय भारतम, जयतु जय जय भारतम। मार्ग है अति विकट दुर्गम कंटकों का करवरण। मार्ग है अति विकट दुर्गम कंटकों का करवरण। विजय का अभियान लेकर चल पड़े शत शत चरण। जयतु जय जय भारतम, जयतु जय जय भारतम, जयतु जय जय भारतम, जयतु जय जय भारतम।
परम पवित्र भगवा ध्वज, मंच पे उपस्थित माननीय शांताक्का जी, माननीय शेफाली ताई जी, रोहिणी ताई जी तथा हमारे मध्य उपस्थित वंदनीय प्रमिल ताई जी और सभी उपस्थित सेविका भगिनी, नमस्कार। आज यह जो नागपुर विभाग का विजयादशमी उत्सव संपन्न हो रहा है, इस उत्सव में माननीय शेफाली ताई दूत बड़े यह हमारे मध्य अध्यक्ष के नाते उपस्थित रही और पर्यावरण के बारे में हमारी सजगता बढ़ाई। राष्ट्र सेविका समिति की ओर से मैं उन्हें हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। जिस सभागृह में यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, वह सभागृह सभी सुविधा की सह हमें हेडगेवार स्मारक समिति ने उपलब्ध कराया, उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। प्रचार प्रसार माध्यमों द्वारा हमेशा ही प्रसिद्धि मिलती आई है। आज भी आभासी पद्धति से देश में कहीं जगह यह कार्यक्रम का प्रक्षेपण हो रहा है। उन सभी माध्यमों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। उपस्थित सभी सेविका और बंधुवर्ग को धन्यवाद देती हूँ। परम पवित्र भगवा ध्वज, माननीय शेफाली जी, माननीय रोहिणी ताई, माननीय करुणा ताई, वंदनीय प्रमिला ताई जी, अन्य केंद्रीय अधिकारीगण और आत्मीय भाइयों और बहनों, आप सभी को देवी नवरात्रि का शुभेच्छा। देवी नवरात्रि शक्ति की उपासना का पर्व है। मैंने हम शक्ति का उपासना करते हैं। ये भारतीय संस्कृति का ये विशेषता है, क्योंकि अपने देश में बहुत पुरातन काल से शक्ति का आराधना हम करके आए। ये देवी नवरात्रि को ये भी कहते हैं, ये सिद्धि तथा विजय का नवरात्रि है। ऐसे विजय प्राप्त होता है इधर। ऐसे आप सबको देखकर मुझे वही लगा, क्योंकि हम सब ने 2 साल से कोरोना परिस्थिति को सामना कर रहे हैं। ऐसा विपरीत परिस्थिति में स्वयं तथा परिवार को संभालते हुए संकटग्रस्त लोगों को भी हमने सेवा किया। यही अपना विशेषता है। भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं भगवद गीता में। माने भारतीय लोगों का मानसिकता क्या है, वो 12वां अध्याय भगवद गीता का 12th चैप्टर 12वां अध्याय में वो कहते हैं, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समय प्रिय। यो न हृष्यति न द्वेष्टि, ऐसे कुछ काम हो गया तो हम बहुत आनंद से, नहीं तो काम नहीं होने से दुख से हम बैठते नहीं हैं। न शोचति न कांक्षति, ये काम होना ऐसे सोचकर, नहीं तो ये चाहिए ऐसे भी सोचकर बैठते नहीं, रोते बैठते नहीं, ये नहीं हुआ ऐसा। और शुभाशुभ परित्यागे, ये अच्छा है ये नहीं अच्छा है ऐसे भी हम सोचते नहीं। हमारा सहज स्वभाव क्या है भारतीय लोगों का, क्या अपने सामने आता है, ये भगवान के कृपा से आया है, ये भगवान का इच्छा है, ये भगवान का इच्छा से आया है, इसको आनंद से स्वीकार करने का सहज स्वभाव है भारतीय लोगों का। इसलिए हमने ये कोरोना परिस्थिति को भी इस मानसिकता के कारण हमने उसको सामना किया, और ऐसे परिस्थिति में भी हम दूसरों का सेवा भी किया है। माने भारतीय लोगों का सहज स्वभाव क्या है,
दूसरों को हित के लिए सोचना, ये हमारा सहज स्वभाव है। इसके कारण तो ऐसे बहुत उदाहरण हमने सुना है, अपने संगबंधु और समिति सेविका और अन्य लोग भी स्वयं घर में कष्ट होने से भी दूसरों को सहायता करने के लिए वो गए। स्वयं घर में दुख का अनुभव कर रहे हैं, फिर भी दूसरों को सहायता करने के लिए गए। यही अपना विशेषता है। तो सबके बारे में सोचने का, इसलिए मैं आप सबको अभिनंदन देती हूँ, क्योंकि ऐसा परिस्थिति निभाते हुए आज इतना संख्या में, क्योंकि संख्या का रिस्ट्रिक्शन भी है, तो फिर भी आप सब लोग धैर्य से आए हैं। यही अपना विशेषता है। कोई भी परिस्थिति हो, धैर्य से उसको निभाना, सामना करना। इसी दृष्टि से भी हम देखने से नवरात्रि का और एक विशेषता क्या है, क्या संदेश हमको मिलता है देवी नवरात्रि से। हम सब जानते हैं इसका संदेश है अधर्म के ऊपर का धर्म का विजय, आसुरी शक्तियों का ऊपर दैवी शक्ति का विजय। ये भी अधर्म के विरोध में खड़े होना, ये भी धैर्य से करना पड़ता है। हम सामने देखते रहते हैं अधर्म, फिर भी धैर्य से इसको विरोध करना नहीं होता है। सब लोग नहीं करते, कोई कुछ लोग हैं वो धैर्य से आगे आते हैं, अधर्म का विरोध करते हैं। ऐसे अपने देश में बहुत सज्जन शक्ति है, फिर भी आसुरी शक्ति कुछ ही संख्या में है, थोड़ा ही है, फिर भी उनका प्रभाव इतना है क्योंकि हम सज्जन शक्ति के लोग देखते रहते हैं। बहुत बार हम इसको सामना करने के लिए आगे नहीं आते हैं, यह हम देखते हैं। इसलिए देवी नवरात्रि का संदेश क्या है, आसुरी शक्तियों के ऊपर दैवी शक्ति का विजय, अधर्म के ऊपर धर्म का विजय, ये हमको करना आवश्यक है। तो इसलिए अपने प्रार्थना में भी हम कहते हैं, समिति की प्रार्थना, नित्य प्रार्थना में हम कहते हैं दुराचार दुर्वृत्ति विध्वंसिनी। यहाँ आप देखिए, दुराचार दुर्वृत्ति, दुराचार दुष्ट कार्य, उनके हाथ से क्या दुष्ट कार्य होता है, दुष्ट कार्य और दुर्वृत्ति दुष्ट स्वभाव, दुष्ट कार्य और दुष्ट स्वभाव का सर्वनाश होना। यहाँ हमने कहा नहीं है व्यक्ति का सर्वनाश करो, व्यक्ति के अंदर की वो दुष्ट कार्य करने का स्वभाव और दुष्ट प्रवृत्ति, दुष्ट गुण क्या है, उसका सर्वनाश करना, यही भारतीय संस्कृति का विशेषता है। आपने इसमें देखते हैं, हमने दीपक ज्योति नमोस्तुते इस श्लोक में सायंकाल के समय हम बोलते हैं, इसमें शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते, वहाँ भी हमने यही शत्रु बुद्धि, शत्रु विना बुद्धि को सर्वनाश कर, ऐसे संस्कृति अपना है। फिर भी देवी नवरात्रि में और क्या संदेश है, इसके साथ साथ हम सच में अपने संस्कृति में, अपने देश में हम व्यक्ति को अवसर देते हैं। कुछ नकारात्मक विचार है तो, नहीं तो ऐसा दुष्ट बुद्धि हो है तो भी उसको परिवर्तन लाने के लिए उनको अवसर देते हैं। ऐसा बहुत उदाहरण भी है अपने देश में, क्योंकि हम सब भारत में किसके प्रति हम विश्वास रखते हैं, नर से नारायण, नारी से नारायणी हम कहते हैं। तो सामान्य व्यक्ति भी नारायण बन सकते हैं, सामान्य स्त्री भी नारायणी बन सकती है, ये अपना विश्वास है। इसलिए अवसर देते हैं हम लोग उनमें सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए। फिर इतना अवसर देने से भी नहीं होने से फिर दुर्गा माता ने क्या किया, इतना प्रयास करने के बाद भी नहीं होने के कारण, माने इनके व्यक्ति के कारण समाज में बहुत संकट हो रहा है, समाज घातक कार्य हो रहा है, सज्जन शक्ति का सर्वनाश हो रहा है, ऋषि मुनियों का सर्वनाश हो रहा है। तो समाज के हित नहीं है,
ऐसे देखने के बाद समाज के हित दृष्टि से, राष्ट्र के हित दृष्टि से तो कुछ दुष्ट व्यक्तियों को दंड देना ही पड़ेगा। तो ऐसे कार्य देवी ने किया है, यही संदेश हमको देते हैं। जरूर हम अवसर देना उनमें सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए, नहीं तो सच में हम अधर्म के विरोध में धैर्य से खड़े होना, तभी हम समाज में अच्छा वातावरण हम निर्माण कर सकते हैं। तो यही संदेश हमको इस देवी नवरात्रि से हमको मिलता है। तो यही है अपना भारतीय संस्कृति में भी यही विचार है, पुरातन काल से हम देखते आ रहे। इसलिए हम अपने लोगों ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम सब जानते हैं सभी का हित दृष्टि से हमारा सोच है, केवल मेरा व्यक्तिगत सुख होना ऐसा कभी भी सोचा नहीं अपने लोगों ने। सबके हित दृष्टि से वो सोचते हैं। यही अपना संस्कृति का बहुत विशेष है। और हमने इसलिए सबके बारे में, माने केवल व्यक्ति के बारे में इतना ही नहीं, पशु पक्षी प्राणी जड़ चेतन के बारे में भी हमने सोचा है। और हर एक में हमने ईश्वर को देखा है। जड़ चेतना में भी भगवान है, ये भी हम देखा है। इसलिए शेफाली जी बोल रहे थे, मैं वही सोच रही थी, अपना भारतीय संस्कृति का विशेषता और बचपन से अपने घरों में हमको सिखाया है कैसे सबका संरक्षण करना, पशु पक्षी प्राणी सबका, ऐसे ही वृक्षों का। इसलिए मुझे याद है हम छोटे थे, हमारे माँ सब हमको लेकर हाथ पकड़ कर जाते थे, तुलसी माता को पानी दे दो, ऐसे बाकी वृक्षों को पानी दे दो, उसको पानी देना, मैंने हम आगे उसका संरक्षण करना, यही था। इसलिए उसको पूजा करो, क्योंकि पूजा करना है तो हम इसमें भगवान देखते हैं, इसका संरक्षण होता है। कैसे वही से बहुत पुरातन काल से अपने पूर्वजों ने हमारे सामने पर्यावरण का विषय भी रखा है। पर्यावरण शब्द उपयोग नहीं किया होगा, उनके मन में यही है। हम सबको यही उन्होंने संस्कार दिया है। ऐसे यही भारतीय संस्कृति का विशेषता है। तो भारतीय संस्कृति का ये विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट चिंतन, माने सबके बारे में सबके हित दृष्टि से सोचना, इसको ही हम हिंदुत्व कहते हैं। माने ऐसे ये क्या क्या हम सब जानते हैं, अपना संस्कृति में क्या क्या बताते हैं, अपने प्रतिदिन अपना व्यक्तिगत जीवन में आचरण में लेके आने से हम सब लोग वही अपना जीवन शैली बन जाता है। इस हिंदू जीवन शैली को ही हम हिंदू संस्कृति कहते हैं। ऐसे अपने देश में, भारत में सहजता से हजारों सालों से सहजता से हम सबका जीवन में हिंदू संस्कृति का हम अनुभव कर रहे हैं। ऐसे शब्द उपयोग नहीं करते होगा अपना पूर्वजों ने, फिर भी हम देखते हैं घर घरों में ये ऐसा जीवन शैली को आज भी हम देखते हैं। ऐसे अपना हिंदू जीवन शैली में बहुत ऐसे पहले विचार हम क्या देखते हैं, तो अन्न ब्रह्म हम कहते हैं, इसलिए अन्न को वेस्ट नहीं करना सिखाते हैं, इसको परब्रह्म हम कहते हैं। इसके साथ साथ अन्नदान का महत्व भी हम देते हैं। इसलिए तो अपने घरों में, परिवारों में हमको याद होगा, अपने दादी माँ हो, नानी माँ हो, उन्होंने हाथ पकड़कर अपने पोता पोती को गाय को पहले दे दो, पशु पक्षी के पहले दे दो, ऐसा खिलाते थे। इसका मूल उद्देश्य वही था, अपने बचपन से उनको ये संस्कार हो
तो मेरे जैसे ये सब लोग हैं अपने, हमारे साथ में रहने वाले हैं, उनके बारे में भी हमको सोचना आवश्यक है, उनके हित दृष्टि से भी सोचना, पशु पक्षी प्राणी। इसलिए हम सबको याद है, कभी भी हम पूजा करने के समय हम संकल्प लेते हैं, वह हमारा गोत्र सब अपना नाम सब बताते हैं, उसके साथ साथ हम क्या लेते हैं, द्विपदा चतुष्पदा अभ्युदार्थम। तो हमारे घर में द्विपदा चतुष्पद माने प्राणी पक्षी, कोई भी, द्विपदा माने हम सब लोग, और चतुष्पद माने प्राणी, कोई भी हो, वो सबका अभ्युदयार्थ, सबके हित दृष्टि से हम पूजा कर रहे हैं, केवल हमारा सुख हो, कभी भी हमने सोचते नहीं है, सभी के हित दृष्टि से। तो अपने आप सोचते रहने से, अपने पूर्वजों ने तो एक एक कैसे हमको सहजता से संस्कार सिखाया है, सबके बारे में हमको सोचना ये बहुत आवश्यक है। और इस कारण ही आज तक अपना संस्कृति जीवित है, हम कह सकते हैं। देखिए, ऐसे सबके बारे में सोचने का ये विशेष रूप से भारतीय नारी के बारे में विशेष उल्लेख भी होता है। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में यही कहे थे, बहुत बार वहाँ का अमेरिकन महिला लोग, आप हमेशा भारतीय नारी का माने सीता माता, सावित्री ऐसे उदाहरण देते रहते हैं। अभी 1 महीने हो गए इधर रहकर, अभी क्या कहते हैं भारतीय नारी के बारे में? तो उन्होंने वही कहा, आप उधर आकर देखने से आपको समझ में आता है भारतीय नारी कैसी है। वो अपना स्वा को आत्म के साथ जोड़ती है। स्वा माने मैं है ना, मैं रहता है प्रारंभ में, इसको आत्म के साथ जोड़ने से, मैं से उठकर हम मेरा परिवार, मैं और मेरा परिवार, वहाँ स्वार्थ रहता है, यहाँ मैं और मेरा परिवार ये स्वार्थ रहता है, फिर भी वहाँ तक जाती है पहले। इसके कारण केवल अपने बारे में केवल नहीं सोचते हैं, पूरा परिवार के बारे में वो सोचती है। और दूसरा विवेकानंद जी कहते हैं, धीरे धीरे भारतीय नारी अपना आत्मा को भगवान के साथ जोड़ती है। तब क्या होता है, भगवान के साथ जोड़ने से वहाँ निस्वार्थ भाव आ जाता है, कुछ भी स्वार्थ नहीं रहते हैं वहाँ। निस्वार्थ भाव होने से वो अपने परिवार से आगे जाकर अपना समाज, अपना राष्ट्र, माने व्यष्टि से समष्टि तक वो जाती है। ऐसे इसके कारण भी एकत्व भाव निर्माण होता है। तो इसके लिए भी उन्होंने विशेष शब्द उपयोग किया था वहाँ, माने अपने स्वा को आत्म के साथ जोड़ते हैं। इसको उन्होंने कहते हैं, स्वामी विवेकानंद जी वहाँ शब्द उपयोग किया था, एनलाइटनमेंट सेल्फिशनेस। वहाँ सेल्फिशनेस नहीं रहता, मेरे स्वार्थ रहता है, प्रबोधनात्मक स्वार्थ हम कह सकते, थोड़ा उसमें ज्ञान है, ज्ञान युक्त हम कह, थोड़ा ज्ञान आया है, केवल मैं नहीं सोचना, अहम से वयम तक जाना, थोड़ा मैं से थोड़ा मेरा परिवार तक। और दूसरा को वो कहते हैं आत्म को भगवान के साथ जोड़ते हैं, इसको वो कहते हैं एनलाइटनमेंट सेल्फलेसनेस। यहाँ प्रबोधनात्मक निस्वार्थ भाव हम कह सकते हैं। ऐसे हम ट्रांसलेशन कैसे भी कर सकते हैं, तो वहाँ इंग्लिश का ही उपयोग किया था उन्होंने, एनलाइटनमेंट सेल्फलेसनेस। तो भारतीय नारी कौन है, उनका स्वभाव कैसे है, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने वहाँ अमेरिकन महिलाओं को सामने उन्होंने विषय रखा था। ये हमारा विशेषता है, भारतीय नारी का विशेषता है ये। इसके कारण भी परिवार में हम कभी भी अपने बारे में हम नहीं सोचते हैं, पूरा परिवार, और परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र तक जाते हैं। इसी कारण वसुदैव कुटुंबकम विचार
अपने ऋषि मुनियों में आया। पूरा विश्व अपना परिवार, व्यष्टि से समष्टि तक पूरा विश्व अपना परिवार है, अपना भाई बहन है। इसी कारण है ने अपना भारतीय संस्कृति का, अपना हिंदू संस्कृति का ये मूल चिंतन ये है। इसके कारण ने स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में पहले क्या उपयोग किया? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। किसके मन में ये विचार आता है? आत्मीय भाइयों और बहनों। उन्होंने इसलिए वो सब खड़े होकर हम सब जानते हैं, क्योंकि तब तक पूरा पश्चिम में, विश्व में किसी के मन में ये विचार ही आई नहीं था हम दूसरों को अपना भाई बहन कह सकते हैं। ऐसा ये मूल विचार भारतीय चिंतन, ये श्रेष्ठ चिंतन है, ये विशिष्ट चिंतन है। पूरा विश्व अपना परिवार ऐसे सोचने वाले ये विशिष्ट चिंतन है। इसको ही हम हिंदुत्व कहते हैं। ये बहुत इसके कारण ही एकत्व भाव, एकात्मता भाव अपने में निर्माण हुआ है। तो एकात्म भाव दर्शन हम सब ने देखते हैं, हम सब एक। इसके कारण ही पूरे भारत में भी ये ऐसा विशिष्ट गुण है। इसलिए प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट स्मिथ, उन्होंने लिखा है, विंसेंट स्मिथ, वो लिखते हैं, किसी का संदेह नहीं है, ऐसे भारत का मूल चिंतन है एकात्म भाव। हर कोने कोने में, हर क्षण क्षण में, हर वस्तु में हम देखते हैं ये एकात्म भाव। ये भारत का ये विशिष्ट चिंतन है, ये विशिष्ट संस्कृति है, विशिष्ट स्वभाव। उन्होंने ज़्यादा स्वभाव का शब्द उपयोग किया है, विशिष्ट स्वभाव है। मैंने उन्होंने निरीक्षण किया यहाँ आकर, इसलिए वो कहते हैं ये ऐसा विशिष्ट स्वभाव कोई राजनीति से दुर्लभ नहीं होगा, शक्तिहीन नहीं होगा, हमेशा ये सशक्त रहेगा। ये भावना कोई विघटन के कारण भी इस भावना का, एकात्म भाव का सर्वनाश नहीं होगा, क्योंकि भारत का मूलभूत चिंतन है वो। ऐसा उन्होंने, विंसेंट स्मिथ ने अपने पुस्तक में लिखा है। ये हम देखते हैं, ऐसा अपना ये मूलभूत चिंतन, इसको हम, इस एकात्म भाव, इसको पुष्टि देना आज का अनिवार्यता है। और इसके बारे में हम सबको सोचना, क्योंकि अभी अभी बता रहे थे, मैंने बताया, इतना हजारों सालों से ये विचार है। इसका एक उदाहरण भी अपने श्रेष्ठ चिंतक लोग देते हैं। हमने यजुर्वेद में भी देखा है, यजुर्वेद में देखा है, सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात। यजुर्वेद में ये उल्लेख है, इस मंत्र का उल्लेख है। सहस्रशीर्षा माने हजारों शीर, और सहस्राक्ष हजारों आंखें। ऐसा किसी को भी होना नहीं है ना। इसका अर्थ क्या है? ऐसे सभी को मिला के, इस भारत में रहने वाले सभी को मिला के एकत्व का भाव है। तो विराट पुरुष है, उसका एक छोटी सी अंग मैं हूँ, ये कल्पना। मैं इसका एक छोटी सी अंग हूँ, माने हम सब एक है, हम सब में एक ही आत्मा है, हम सब में एक ही ईश्वर है, हम सब इस विराट पुरुष का एक छोटी से छोटी अंग है। ये यजुर्वेद में उल्लेख है। ये विचार होने के कारण एकात्म मानव दर्शन अपना विशेषता है। इसके कारण में भी, इसके कारण ही भारत में भी हम देखते हैं हम सब एक है, ये सब भावना अपने परिवारों में हम देखते हैं। इसके साथ, इसके कारण ही हमारे मन में सबका विचार सुनने का,
अच्छे विचार कहाँ से भी आओ, उसको सुनने का, अच्छे विचार है तो स्वीकार करने का मानसिकता निर्माण हुआ है। इसलिए अपने श्रेष्ठ चिंतक लोगों ने कहा है, हम सब जानते हैं, अपने ऋषि मुनियों ने कहा है, आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। अलग अलग दिशा से अच्छे विचार आ सकते, उसको स्वीकार करना, मैंने सुनना, पहले कम से कम हम सुनेंगे, वह अच्छा है तो उसको स्वीकार करेंगे। ये भारत का विशेष चिंतन है। इसके कारण सबको साथ में लेके जाने का स्वभाव भारतीय संस्कृति में है। सर्वसमावेश स्वभाव भारतीय संस्कृति में। इस विशेष चिंतन को विश्व में बहुत देशों ने उसको स्वीकार किया है, इस विशिष्ट चिंतन को। और इसके साथ साथ हम जानते हैं, ऐसे विचार देने वाले अपना भगवद गीता, योग विद्या, ये सबको आज बहुत आनंद से विश्व में स्वीकार कर रहे हैं। फिर भी ये सब होने के बाद भी इतना कैसे भारत को सम्मान मिल रहा है, हम सब जानते हैं। ये सब होने के बाद भी कुछ लोग इसको सहन नहीं करते हैं। इसके कारण आज हिंदुत्व विरोधी विमर्श चल रहा है। भारत के विश्वविद्यालयों में ये चर्चा चल रहा था, आज भारत से बाहर विदेशी विश्वविद्यालय में भी ये पहुंच गया है। हिंदुत्व विरोधी, डिसमेंटलिंग ऑफ ग्लोबल हिंदुत्व, माने वैश्विक हिंदुत्व का समाप्त करना। पूरा विश्व इसको स्वीकार कर रहे हैं, सब जगह इसका चर्चा हो रहा है, इसको समाप्त करना, डिसमेंटलिंग ऑफ ग्लोबल हिंदुत्व। हम सब ने पढ़ा होगा, बहुत मैगज़ीन में, न्यूज़पेपर में आया है। इसके लिए बहुत ऐसा अंबेडकर किंग स्टडी सर्कल और ग्लोबल रिसर्च नेटवर्क, ये दो संस्था इसके बारे में सेमिनार्स आयोजित कर रहे हैं। इसमें कौन है? वामपंथी लोग, क्राइस्त लोग, इस्लाम लोग, और यहाँ के भी कुछ अपने आप को बुद्धिजीवी लोग कहते हैं, इंटेलेक्चुअल्स ऐसा कहते हैं अपने आप को, ऐसा कुछ हिंदू लोग भी है। ये सब उसमें है। ये बार बार वही हिंदुत्व विरोधी विषय को वो रखते हैं और अपना तरुण पीढ़ी में विश्वविद्यालयों में, JNU दिल्ली विश्वविद्यालय और कलकत्ता का विश्वविद्यालय और अपना बनारस हिंदू, BHU में भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऐसा बहुत ऐसा विश्वविद्यालयों में ये ग्रुप सेमिनार आयोजित करते हैं और तरुण पीढ़ी के सामने ये विषय रख रहे हैं, उनको दिग्भ्रमित कर रहे हैं और वो भड़का रहे हैं। हम देखते हैं ये ग्रुप, ये मैंने बताया ना, अंबेडकर किंग स्टडी सर्कल, ये इन्होंने एक ऐसा सेमिनार 11 सितंबर को आयोजित किया था, जानबूझकर आयोजित किया। हम सबको समझ में आ गया होगा, 11 सितंबर 1893 में हम सब जानते हैं, मैंने स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में हिंदुत्व का विजय ध्वज फहरा था। इसके लिए उन्होंने 11 सितंबर हिंदुत्व विरोधी विमर्श के लिए एक सेमिनार आयोजित किया। मैंने स्वामी विवेकानंद जी को अपमान करना, ऐसे विषय रखे वो। इसको अपने कुछ लोगों ने स्वागत किया। ये बहुत दुर्भाग्य का संगति है, अपने देश में ये ऐसे हो रहा है। से कुछ लोग ज़्यादा, मैंने पहले ही बताया, इन लोगों का संख्या बहुत कम है, फिर भी कुछ लोग ये सब कर रहे हैं। फिर भी इसको विरोध करने के लिए बहुत कम संख्या आगे आ रहे हैं। अपना सज्जन शक्ति बहुत है, प्रोफेसर्स है, साइंटिस्ट है, वो सब लोग कहते हैं ये ठीक नहीं है, फिर भी आगे आकर इसको विरोध नहीं कर रहे। ये भी हो रहा है और कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, हम देखते हैं। और दूसरा, ये लोग क्या कह रहे हैं हिंदुत्व को,
हिंदुत्व फोबिया शब्द उपयोग कर रहे हैं। फोबिया माने भय निर्माण करना। फोबिया शब्द हम सब जानते हैं अंग्रेजी में। फोबिया क्यों उपयोग कर से भय निर्माण करने के लिए। तो वो क्या कर रहे, हिंदुत्व भय निर्माण करने वाले एक आतंकवाद, ऐसी सब जगह ये विचार रख रहे। तो तरुण पीढ़ी के सामने वही विषय बार बार सुनने थे, जरूर उनका विचार बदल जाते हैं, उनका मन विचलित हो जाता है। इसलिए उनका एक ग्रुप विरोध भी करते हैं। मैंने पहले भी एक बार रखा था, ऐसा लगता है डेविड फ्राले का एक भाषण है। डेविड फ्राले JNU में उन्होंने भाषण किया। उनका विषय था वेद उपनिषद का पुरातन था, मैंने वेरी एंशियंट ये नॉलेज, ऐसा उन्होंने उसको रखा था। ये सब हो गया। कुछ लोग अच्छे प्रश्न भी पूछा। उस समय अच्छा चल रहा था चर्चा। तो उस समय एक तरुण खड़े होकर पूछा, आपने क्या बताया, ये सब सच है, हम भी जानते हैं वेद उपनिषद, फिर भी हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि हम स्वीकार करने से सब हिंदुत्व को समर्थन देते हैं। हम नहीं चाहते हैं, हिंदुत्व को समर्थन नहीं मिलना, हिंदुत्व को समर्थन नहीं मिलना, ये हम चाहते हैं। आप क्या कह रहे हैं सत्य है तो भी हम इसको विरोध करते हैं। वो खड़े होकर एक ने बताने के बाद कुछ लोग खड़े हो गया, वो उनको समर्थन करना प्रारंभ कर दिया। इसलिए डेविड फ्राले कहते हैं अपने भाषण में, मुझे बहुत दुख हुआ, इतना भारतीय लोग वहाँ बैठे थे, हिंदू लोग बैठे थे, उसको विरोध कोई ने भी नहीं किया। वो भी होगा अपने कुछ अच्छे लोग, सज्जन शक्ति लोग, वो क्यों इतना ये संघर्ष होना ऐसे भी सोचते हैं, क्योंकि वो सुनते नहीं हैं, वाद विवाद क्यों होना ऐसे भी सोचकर बैठे होगा, मालूम नहीं क्या स्थिति है। तो डेविड फ्राले बहुत दुख से कहते हैं, आप लोग क्यों ऐसे हैं, सत्य के पक्ष में क्यों नहीं आते हैं, अधर्म को क्यों साथ दे रहे हैं, ऐसा वो प्रश्न मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, ऐसा डेविड फ्राले ने प्रश्न पूछा है। हम क्या उत्तर देना उनको। ये स्थिति आज हो रहा है। इसके कारण थोड़ा हम सब लोग भी ये इसके बारे में, हमारे सच में सही हिंदुत्व क्या है, हिंदुत्व क्या कहते हैं, हमारा हिंदू संस्कृति का विशेषता क्या है, उसका अध्ययन हम कर सकते हैं क्या। हम करना, अपने पास सही ज्ञान होना, अपने पास सही ज्ञान होने से हम उनको उत्तर रूप में दे सकते हैं, नहीं तो हम चुप बैठना पड़ता है, क्योंकि हमको मालूम नहीं रहता है सत्य क्या है। सो उनको उत्तर देना है तो हमारे पास सही ज्ञान होना ये आवश्यक है। इसका हम कर सकते हैं क्या, ये आज हमारे सामने ये चैलेंज है। तो आज के तरुण पीढ़ी के सामने, प्रबुद्ध लोगों के सामने ये विषय रखना, विमर्श होना, चर्चा होना, डिबेट होना, संवाद होना, ऐसे थोड़ा हम प्रेरणा देने से जरूर होता है। एक इस समय इस संदर्भ में भगिनी निवेदिता का मुझे याद आ रहा है। 1905 में इसमें कलकत्ता में लॉर्ड कर्जन थे, उसका एक विश्वविद्यालय का घटिकोत्सव, कॉन्वोकेशन हम कहते हैं, उसमें वो लॉर्ड कर्जन भाग लिया था। भगिनी निवेदिता उसमें थी, बहुत हिंदू स्टूडेंट सब हिंदू लोग थे वहाँ। तो उन्होंने अपना भाषण में लॉर्ड कर्जन ने कहा, अभी तक श्रेष्ठ सत्य विश्व में कहाँ से आया है, पश्चिम से आया है, और श्रेष्ठ तत्वज्ञान कहाँ से आया है, पश्चिम से आया है। ऐसा उन्होंने घटिकोत्सव में भाषण किया, सब लोग ऐसे बैठे। तो पूरा होने के बाद भगिनी निवेदिता को बहुत मन को दुख हुआ। वो हिंदू लोग स्टूडेंट्स को पूछती है, आप क्यों चुप बैठे थे, ये सब सत्य हजारों साल पूर्व भारत से निकले हैं। ये सब श्रेष्ठ तत्वज्ञान क्या श्रेष्ठ सत्य है, सत्य का खोज भारत से प्रारंभ हुआ है, हिंदू ऋषि मुनियों से प्रारंभ हुआ है, आप सब लोग क्यों चुप बैठे थे। सो उनको सहन नहीं हुआ। दूसरे दिन भगिनी निवेदिता ने वहाँ का प्रसिद्ध अमृत बाजार पत्रिका, आज भी है वो,
उसमें एक लेख लिखी, बहुत अच्छा लेख लिखी। माने भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति का विशेषता क्या, कैसे श्रेष्ठ सत्य यहाँ से निकल के आया है, क्योंकि उनका अध्ययन था, उनके पास ज्ञान था। हिंदू संस्कृति का विशेषता क्या है, वो पूरा लेख लिख लिया उन्होंने। और अंत में मैं भारतीय तरुणों को मैं आह्वान देती हूँ, आपके सामने चैलेंज मैं रख रही हूँ, आपको इसको विरोध करना ही करना, लॉर्ड कर्जन का भाषण का विरोध करना ही करना। इसके लिए आप सही ज्ञान प्राप्त करना, अध्ययन करना वेद उपनिषद का, आपको ज्ञान प्राप्त करना संस्कृति के बारे में, ऐसा उन्होंने लिखा था। सच में उनका इतना वो था वो लेख का। तो 1905 में 21 फरवरी को ये घटना हुआ था। एक महीने के बाद माने 21 मार्च को कलकत्ता के कोने कोने में बहुत ऐसे तरुण लोगों ने तो उसका अध्ययन करके आए थे। उन्होंने विषय रखना प्रारंभ किया, लॉर्ड कर्जन का विरोध किया, इतना वो अभियान जैसे आंदोलन जैसे उन्होंने प्रारंभ किया। अंत में लॉर्ड कर्जन को स्टेटमेंट देना पड़ा, मैं मेरा स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ, सच में श्रेष्ठ सत्य भारत से निकला है, ऐसा उनको कहना पड़ा। देखिए हमारा संगठित शक्ति का प्रभाव, अपना तरुण शक्ति का ऊर्जा, तरुण शक्ति का प्रभाव, क्योंकि वो सही ज्ञान प्राप्त करते हुए उन्होंने सबके सामने विषय रखा। तो अमृत बाजार पत्रिका को 100 साल पूरा होने के समय में, मुझे लगता है 1968-70 होगा, उस समय ये लेख फिर उन्होंने पब्लिश किया था। उस समय बहुत लोगों ने देखा है, अभी भी कोई भी जाकर वो देख सकते हैं, अमृत बाजार पत्रिका में आज भी है। इसलिए मैंने कहा भगिनी निवेदिता का एक लेख कैसे तरुण पीढ़ी को प्रेरणा दिया, उनमें ऊर्जा निर्माण किया, वही कार्य अभी हमको करना पड़ता है। ऐसे हमने थोड़ा प्रेरणा देने से, कुछ विषय रखने, जरूर अपना तरुण पीढ़ी उठकर जरूर इसको विरोध करेगा। तो ये कार्य हमको आज करने का बहुत आवश्यक है। ऐसे ही आजकल हिंदुत्व के ऊपर दूसरा प्रहार भी हो रहा है। ऐसे पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी आया था, हम गुलाम बन गया। ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे अमेज़ॉन, हमने सब सुना होगा, है ना। हम बहुत बार उससे हमने वस्तु भी लेते हैं, घर तक पहुंचता है, इसलिए बहुत बार हम अमेज़ॉन का उपयोग कर रहे हैं, सब लोग, बहुत लोग कर रहे हैं। ये अमेज़ॉन कंपनी पूरा भारत का बाजार के ऊपर एकाधिकार प्राप्त करने के लिए छद्म संस्थाओं को निर्माण किया है उन्होंने। और उनका प्राइम वीडियो, ऐसा इसके माध्यम, प्राइम वीडियो के माध्यम से ऐसे कुछ हिंदू संस्कृति का विरोध में कोई फिल्में वो कर रहे हैं, और इसके साथ साथ वेब सीरीज़ भी कर रहे हैं वो सब। और उस सब में विज्ञापन आता है ना, एडवर्टाइजमेंट, वो भी हिंदुत्व विरोधी है। अपना त्यौहार, अपना उत्सव, अपना परंपरा के विरोध में सब हो रहा है। उसका एक मान्यवर ऐसा कुछ वो ब्रांड आता है, बहुत लोग हैं, और कन्यामान ऐसे कुछ कुछ शब्द करते हैं आजकल। उस सब का विज्ञापन आप देखिए, पूरा अपना हिंदू संस्कृति को विरोध में है। ऐसे अमेज़ॉन कंपनी पूरा इस बाज़ार के ऊपर एकाधिकार स्थापित करने के लिए उनका प्रयास चल रहा है। तो फिर एक बार हम गुलाम हो सकता है कुछ विषयों में, संपूर्ण नहीं है तो भी मानसिकता में ऐसी स्थिति निर्माण हो सकता है। इसके कारण भी हम थोड़ा जागरूक होकर कार्य करना ये बहुत अवश्य है। और तो ऐसे हम कुछ विषय देखने से लगता है हम 75 साल का वो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हमको स्वातंत्र्य मिलकर 75 साल हो। सच में हम सोचने से विदेशी गुलामी मानसिकता से बाहर आए हैं क्या हम लोग? नहीं। कुछ दिन पहले आप सबको जानते हैं, आप सब लोग, दिल्ली में एक रेस्टोरेंट के अंदर एक अपने महिला साड़ी पहनकर गई तो उनको बाहर कर दिया, निकाल दिया, साड़ी पहनकर नहीं आना। अपने देश में अपना संस्कृति का अपमान,
इसको बहुत लोगों ने विरोध किया, अपने लोगों ने भी विरोध किया है उसका। ये सब तो कैसे मानसिकता है आप देखिए। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम सब लोग अपना स्वत्व को, आइडेंटिटी को नहीं दिखा रहे हैं, अभी स्वाभिमान से हम नहीं कर रहे हैं। हाँ, मैं हिंदू हूँ, मेरा संस्कृति हिंदू संस्कृति, मैं ये सब मेरा जीवन शैली ये है। हम कहते हैं क्या? देखो, कुछ लोग कहने वाले भी कुछ लोग हैं। आप सब जानते हैं, अभी अभी ओलंपिक्स में जापान में अपने बहुत लोग गोल्ड मेडल सब मिला है, तो वो बहुत प्रशंसनीय बात है। उसके साथ साथ हर एक कंट्री को एक एक विलेज जैसे दिया था रहने के लिए। तो भारतीय खिलाड़ी कहाँ रहते थे, उस विलेज के ऊपर बहुत प्रशंसा किया लोगों ने, क्योंकि उन सब का बहुत अनुशासित जीवन था, बहुत सुव्यवस्थित था, साफ सुथरा रहते थे। इसका बहुत प्रशंसा आया है। और इतना ही नहीं है, वो बाहर आते समय उस मिट्टी को नमस्कार करके आते थे। तो किसी ने वहाँ के पत्रकार पूछने से उन्होंने कहा, ये भारतीय संस्कृति का विशेषण, भूमि को हम माँ मानते हैं, हम उसका पुत्र पुत्रिया है, इसलिए हम नमस्कार करते कहा। और खेलने के जाने के पहले हनुमान जी का, क्योंकि हम शक्ति उपासक है इसलिए हनुमान जी का पूजा करके जाते थे। उन्होंने सोचा है क्या, हम विदेश में हैं, हम ये सब कर कौन देखकर क्या बताते हैं, हम पुरातन गांव के लोग हैं ऐसा कोई कहते हैं? ऐसा सोचा है क्या? नहीं सोचा। उन्होंने अपना स्वत्व को दिखाया, उन्होंने अपना आइडेंटिटी को दिखाया। ये होना बहुत आवश्यक है। आप सबको मालूम होगा, व्हाट्सएप में बहुत आया है इसको, शुभ पटेल ऐसा एक 12 साल का लड़का ऑस्ट्रेलिया में एक फुटबॉल खेलने के लिए गए। उनका बाल प्रदेश में गंध था और जपमाला उन्होंने पहने थे गले में। तो वहाँ के मैनेजर ने कहा, ये सब वो धार्मिक चिन्ह क्या है, तो खेलने के लिए अंदर आना है तो सब निकाल के आना। तुरंत वो 12 साल के लड़का शुभ पटेल बाहर आ गया। उन्होंने कहा, ये केवल इस छोटा खेल खेलने के लिए मेरा धर्म को मैं नहीं छोड़ सकता। तब ने कहा, बहुत एक्सपर्ट थे वो खेलने में। सो इनके टीम लोगों ने कहना शुरू कर दिया, नहीं नहीं ये चाहिए, वो चाहिए शुभ पटेल। तब शुभ पटेल ने कहा, मुझे खेलना है वहाँ कर को, इसके साथ ही मैं खेलूँगा, नहीं तो नहीं खेलूँगा, मुझे नहीं चाहिए, प्रसिद्धि भी नहीं चाहिए मुझे, ऐसा कहा उन्होंने। तब उनको लेना पड़ा, इतना क्षमता था उनमें। और उनको धैर्य देखिए, 12 साल के लड़का होने के बाद भी अपना इसको वो निकालने का तैयार नहीं थे। ये स्वत्व होना, अपना आइडेंटिटी को दिखाना, ये बहुत आवश्यक है। तो इसलिए ये हमारा कार्य है आज। ये कौन सा माध्यम से हो सकता है? अभी अपना व्यक्तिगत गीत में भी आया, नित्य शाखा है। अपना शाखा के माध्यम से ये सब हो सकता है। तो इस पर्व पर हम शक्ति के उपासन करते, सब लोगों ने कहा ऐसे, इसलिए शाखा को हम कहते हैं अपना शक्तिपीठ है। शाखा ही अपना शक्तिपीठ है, उसके माध्यम से हमको सब शक्ति मिलता है। और इस शक्तिपीठ का अपना प्रशिक्षण से ही हम संगठित शक्ति का हम निर्माण कर सकते हैं। इसलिए हम सब नियमित शाखा में जाएंगे, वहाँ शक्तिपीठ में ऐसा प्रशिक्षण लेकर संगठित शक्ति का निर्माण करेंगे। इसी कारण वंदनीय मौसी जी ने विजयदशमी के दिन राष्ट्र सेविका समिति की प्रारंभ किया। उनको मालूम था, वो हमेशा कहती थी, हर महिला के अंदर अंतर्विहित शक्ति है। सो अपना एक एक महिला अपना अंतर्विहित शक्ति को पहचानना, समझना, तब वो अद्भुत कार्य अष्टभुजा जैसे वो कार्य कर सकती है। तो इसलिए उन्होंने ये प्रार्थना में रखा, दुराचार दुर्वृत्ति विध्वंसिनी, ऐसा ये शक्ति हमको अपना शाखा से मिलता है। एक महिला कौन सा भी क्षेत्र में आगे जा सकते, काम कर सकते हैं, ये विश्वास वंदनीय मौसी जी को था। आज तरुण भारत में, मैंने आज ही देखा तरुण भारत में एक रेणु सिंधी ऐसा एक नाम आया है। वो मैंने श्रीनगर से लेह तक, लद्दाख ले,
वहाँ तक साइकिल में गई। वहाँ एक ऐसे बहुत ऊंचा एक स्थान था, वो स्थान का नाम है खारदुंगला, ऐसा स्थान है, 18,000 फुट ऊंचा स्थान में है। वहाँ तक वो साइकिल में गई, पहाड़ को है। देखिए, तो श्रीनगर से लेह तक लगभग 500 किलोमीटर है, वहाँ साइकिल में गई। फिर वहाँ पहाड़ चढ़ने के लिए भी साइकिल में गई, इतना ऊंचा स्थान में वो गई। ऐसा रेणु सिंधी ने ऐसे साहस कार्य किया है। ऐसा बहुत उदाहरण हम दे सकते हैं। इसलिए अपना अंतर्विहित शक्ति को पहचानने से कुछ भी कार्य कर सकते हैं। इसलिए वंदनीय मौसी जी ने राष्ट्र सेविका समिति का स्थापना किया है। वो शाखा के माध्यम से ऐसे शक्ति का प्रेरणा हम सबको मिलता है। इसलिए हम नियमित रूप से शाखा में जाएंगे और नियमित रूप से जाते जाते हम संकल्पित कार्यकर्ता बनाएं। हमारे मन में एक संकल्प लेना, मुझे क्या करना, ऐसा। सो संकल्पित कार्यकर्ता के रूप में हम सब मिलकर संगठित शक्ति का निर्माण करेंगे और इसके माध्यम से संकल्पित सकारात्मक समाज का निर्माण हम कर सकते हैं। ये कहकर मैं मेरा विचार समाप्त करती हूँ। नमस्कार।